नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारी तीनों सेनाओं के प्रवक्ताओं, बल्कि मैं कहूंगा कि सीनियर अफसरों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि ये जो 3-4 दिन का हमारा ऑपरेशन था और पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, इसमें हमारी सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के 40 मारे गए हैं, जिनमें अधिकारी और उनके सिपाही यानी जवान शामिल हैं। इसके अलावा 10 एयरबेस तबाह हुए हैं उनके हमारी कार्रवाई में। उनके एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का भी और दूसरी जगह का भी उसको तबाह किया है, ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है वो ये है कि नूर खान चकलाला एयरबेस जो रावलपिंडी में है और जो वीआईपी ट्रांसपोर्ट बेस माना जाता है। नंबर 2, मुरीद एयरबेस जो चकवाल में है, ड्रोन हमलों का बड़ा अड्डा है, उसको ध्वस्त किया गया है। सियालकोट एविएशन बेस, ये भी वार डिफेंस यूनिट है, इसको ध्वस्त किया गया है। पारसरूर रडार जो पंजाब में स्थित है, ये एयर डिफेंस केंद्र है, इसको खत्म किया गया है। रहीम यार खान दक्षिण पंजाब, राजस्थान बॉर्डर के पास है ये, और ये फॉरवर्ड बेस माना जाता है उनका। इसके अलावा सखर एयरबेस जो सिंध में है, F-16 जो विमान है अमेरिका से जो खरीदे थे, उसका ये बेस है, उसको खत्म किया गया है। भोलारी एयरबेस जो कराची के पास है, नेवी एयरफोर्स दोनों की मदद के लिए बनाया जाता है, उस पर अटैक किया गया है। स्कार्दू एयरबेस जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है और जो LOC के नज़दीक माना क्या जाता है, तो वहाँ पर ये लड़ाकू विमान भी रखते हैं, निगरानी विमानों का बेस है, उसको बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। कसूर में जो इनका चूनिया एयर बेस है, लाहौर के पास है, और ये बड़ा ऑपरेशनल बेस है इनका, उसको बड़ी क्षति पहुंचाई है। और सबसे अहम सरगोदहा एयर बेस, ये पाकिस्तान पंजाब सूबे में है और ये न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, यानी इसी एयर बेस से ये न्यूक्लियर हथियार चलाने की तैयारी करते हैं या धमकी देते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरी अहम बात, हमारी तीनों सेनाओं ने ये कहा है कि हम कल की जो बातचीत प्रस्तावित है 12 मई की, उस पर नजर रखे हुए हैं और इससे पहले आज रात पर भी पाकिस्तान की गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी। यानी आज रात और कल, ये दोनों समय ऐसे हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी और उसके बाद फिर आगे का रोड मैप तय होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की तरह हम अगर कोई भी हिमाकत उधर से होती है तो घुस करके मारेंगे। ये जानकारी के साथ मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार VN भट्ट साहब, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, और धीरेन्द्र पुंडीर जी दिल्ली से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। वीरेंद्र जी, आप ही के पास आता हूं। पहले, आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी उन्होंने कुल मिलाकर के जो कहा है वो ये है कि पॉज हुआ है, अभी देखो और आगे की रणनीति तय करो की स्थिति है। तो ये जो सीज फायर हो गया, जो शोर मचाया गया है, तो उस तरीके का ये सीज फायर नहीं है। और कल की जो बैठक होने जा रही है, इसके बाद फिर तय होगा कि ये अभी
पॉज रहेगा या फिर ये एक्शन में आएगा? देखिए, एक तो शब्दों के हेर फेर से बहुत अर्थ का अनर्थ हो रहा है। ये सीज फायर कहना गलत है। जब युद्ध की औपचारिक घोषणा ही नहीं हुई तो फिर युद्ध विराम कैसा? When there was no war, then how can there be a ceasefire? एक तो ये भ्रम हुआ। और जो हमने जो भारतीय सेना का जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसको उसको हमने जो है अबायंस में डाला है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको स्क्रैप नहीं किया है, उसको खत्म नहीं किया है, वो ट्रीटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अभी वो ऑपरेशनल नहीं है। भारत सरकार उस ट्रीटी के अनुसार पानी का बंटवारा नहीं कर रही है। बस वही हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के साथ। और सारी गड़बड़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक तरफा जो जो ट्वीट कर दिया अमेरिका में कि ये जो है सीज फायर हो गया है, हमारी बात हुई है इंडिया से, हमारी बात हुई है अमेरिका से, और दोनों मान गए हैं और सीज फायर होगा। ये जो है कुछ उन्होंने जल्दबाजी कर दी, या क्रेडिट लेने के चक्कर में, या ये बेसिकली वो तो बिजनेसमैन है। तो इससे बहुत बड़ा भ्रम फैला, और उससे से उबरने में भारत सरकार को 24 घंटे से ऊपर लग गया। और इससे चलते एक अच्छा परिवर्तन ये हुआ कि भारत सरकार ने आज सेना के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी। अब तक जो हम लोग गंगो जमन तहजीब पे चल रहे थे कि एक विंग कमांडर महिला जो है सिख है और एक मुसलमान है, और जो है कौमी एकता का संदेश दे रहे थे, ये थर्ड पार्टी थे। आज जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है, ये लोग ग्राउंड पे ऑपरेशन को संचालित कर रहे हैं। इनको मालूम है कि ग्राउंड लेवल पे आर्मी ऑपरेशन कैसे चलाया जाता है, और उसमें क्या जोखिम होते हैं, क्या उसमें खतरे होते हैं, और कैसे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। ये एक बहुत वेलकम स्टेप था। और दूसरी अच्छी बात ये हुई कि खुल के सारे सवालों के लोगों के जवाब दिए गए। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन जो आईएसआई की यूनिट है, उसका एक जनरल आता है और वो क्या नाम है, वो अपनी तकरीर करता है, और कोई सवाल का जवाब दिए बगैर वो चल देता है। और दूसरी अच्छी शुरुआत आज ये हुई कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव स्ट्रोक के साथ हुई। आपने देखा होगा। तो युद्ध के नेता हमारे शिव हैं, उनका तांडव का आज स्ट्रोक हुआ, तो ये एक शुरुआत हुई है। तो आज जो है भारत ने सारे भ्रम दूर कर दिए, और सेना के जनरल ने ये बहुत साफ कर दिया कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा। पाकिस्तान से सीधी बात होगी, केवल दो मुद्दों पे बात होगी कि आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब खाली कर रहे हो, और जो आतंकवादी आपके शरण पाए हुए हैं उनको आप हमें कब हैंड ओवर कर रहे हैं। ये बहुत साफ कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप को जो है सीधे सीधे कहा है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, यू जस्ट स्टे अवे। हम अपने अपने विवाद, अपने विषय आपसी बातचीत से सुलझाने में सक्षम हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो जो डैमेज किया और जो भ्रम पैदा किया, और लगा कि जैसे कि भारत ने अमेरिकी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और कल ही रात में भारत सरकार को स्पष्ट करना पड़ा था कि ऑपरेशन जारी है। तो लेटर्स, और आज तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी मान लिया है कि हमारे फौजियों की बड़ी संख्या में लोगों ने जा बहक हुए हैं, या वो 72 हुरों के पास पहुंचाए गए हैं। अब तो ये मान लिया है। और जिस तरीके से आपने जितने एयरपोर्ट्स का नाम लिया, सरगोजा का, रावलपिंडी का, और लाहौर का, तो ये सब जो है पाकिस्तान के एयरफोर्स की बैकबोन थी, नींव थी, उसको तोड़ दिया है। और वहां पे जिस तरीके से, और इन्हीं एयर बेसिस के ऊपर के पास जो न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान सेना के पास थे, वो भी वहीं स्टोर थे, उनको भी डैमेज हुआ है। और उनमें भी जो ये खबर आई है कि 3 धमाके हुए हैं, और 3 अर्थक्वेक लेवल के धमाके हुए हैं। 4.5 4.7 रिक्टर स्केल के लेवल का उसमें धमाका हुआ है। और अब तो खबर आ गई है कि अमेरिकन न्यूक्लियर टीम उस इलाके का इंस्पेक्शन करने पहुंची हुई है। तो अब जो है, और ये बात, और एक सबसे अच्छी बात जो भारत सरकार ने की है कि अब अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन में भारत सरकार ने बहुत ही मूलभूत परिवर्तन किया है। यदि अब कोई आतंकी घटना होगी, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा।
यानी जैसे ये वो इसराइल, इस ये बहुत मैप में ये बहुत जी, इस मैप में वो 10 जगहें हैं जहां पर सेना ने जी, बताया है कि जी, कार्रवाइयां हुई हैं, इनके एयरबेस जी, को तोड़ा गया है। जी। जी, 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 अपनी बात पूरी करिए। तो अब जो है भारत ने पाकिस्तान का लेवल जो है वो हमास के लेवल का कर दिया है। अगर तुम हमारे यहाँ बम फोड़ोगे, आतंकवादी कार्रवाई करोगे, तो तुरंत इसका जवाब दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में। ये अगर आज से 30 साल पहले आ गया होता तो इतनी हजारों इनोसेंट लोगों की जान ना गई होती, और जो बड़ी संख्या में सीआरपी के, बीएसएफ के, इंडियन आर्मी के जो जो जवान और अधिकारी मारे गए हैं उनकी जान बच सकती थी। तो ये जो फंडामेंटल चेंज आया है, बुनियादी जो परिवर्तन आया है इंडिया की के मिलिट्री के सिद्धांत में, मिलिट्री के डॉक्ट्रिन में, ये बहुत बड़ा चेंज है और ये पाकिस्तान में इसको महसूस किया जा रहा है। इसकी चर्चा भारत में नहीं हो रही है। हमने पाकिस्तान को कोई बता दिया है कि तुम भी एक नॉन स्टेट एक्टर हो, यूआर लाइक लश्कर तैयबा। अब अगर बम फूटेगा तो ना तो हम तुमसे एविडेंस मांगेंगे और ना हम किसी इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे, सीधे तुमको हम ठोकेंगे अपने मिसाइल के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा। और वो क्यों, और अब तो उनके डिफेंस मिनिस्टर का मजाक उनकी नेशनल असेंबली में उड़ रहा है। वहां मेंबर्स कह रहे हैं कि जब जब तुमको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है तो तुम अमेरिकन जो टीवी चैनल में जाते क्यों हो, और वो तुमसे एविडेंस मांगते हैं कि तुमने कितने भारत के फाइटर जेट गिराए, तो तुम कहते हो कि सोशल मीडिया में चल रहा है। वो अपना मजाक बनवाते हैं। एक भी वो जो है अब तक जो है और आज साफ किया आर्मी ने अपनी ब्रीफिंग में कि हमारे सभी पायलट सेफ हैं और अपने स्टेशन पे मौजूद हैं। एक वहां चल रहा है सोशल मीडिया पे कि इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर शिवांगी सिंह को हमने के प्लेन को हमने गिरा दिया है। वो झूठ बोला जा रहा है कि वो इंडिया में मौजूद है। तो ये तो केवल, हाँ, पाकिस्तान ने फेसबुक पे लड़ाई जीत ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की सेना के पास केवल 36 रफाल हैं, लेकिन उन्होंने 50 गिरा दिए हैं अब तक, पाकिस्तान की आर्मी ने या उनकी एयरफोर्स ने। और ये सब चल रहा है फेसबुक पे। तो अच्छा, और वो झूठ पे बड़े खुश भी होते हैं। पाकिस्तान 36 में है। जी, 1970 36। 1971 में बांग्लादेश बन गया था, और फिर भी वहां 10 साल से अधिक लग गया लोगों को जानने में कि भैया हमारा जो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमारा हिस्सा अब नहीं रहा। तो वो झूठ में ही जीते हैं, झूठ में ही पसंद रहते हैं। दे लिव इन ए स्टेट ऑफ डिल्यूजन, भ्रम में रहते हैं हमेशा। बिल्कुल सही है। पुनीर साहब, ये वहाँ मिठाइयाँ क्यों बँट रही हैं? लोग खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? नाच-गा क्यों रहे हैं? केवल इसलिए कि आईएमएफ से कर्ज मिल गया है? ये एक ऐसा अकेला दुनिया का देश होगा, जहाँ कर्ज मिलने पर भी लोग मिठाई बाँटते हैं और डांस करते हैं और झूठे नैरेटिव पर ये भूल जाते हैं कि कितनी बड़ी चोट भारतीय सेना ने पहुंचाई है। इनके आतंकवादी ठिकाने, 9 आतंकवादी ठिकाने, 100 से ज़्यादा आतंकवादी वो मार गिराए और पिन पॉइंट वो मिसाइल्स वहाँ पर गिरी हैं और इनके आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं। इनके 10 एयर बेस को बड़ी चोट पहुँचाई गई है। इनके एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चौपट कर दिए, खत्म कर दिए। फिर भी वो नाच रहे हैं, मिठाई बाँट रहे हैं। हाँ, देखिए सर, अगर हम इस पर बात करें कि पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से लेके एक आम आदमी तक ये इस पूरी जश्न के माहौल में है, क्योंकि वो ये मानते हैं उन्होंने एक युद्ध जीत लिया है। अगर आप पाकिस्तान के, चाहे वो पाकिस्तानी लाहौर में बैठा हो, चाहे वो दुबई में बैठा हो, और चाहे वो बैठा हो आपका वाशिंगटन में, या अलग-अलग जगह से आजकल पाकिस्तानी भी यूट्यूब पर अलग-अलग अपने नैरेटिव और वो तमाम पेश करते हैं। तो उन तमाम लोगों के मुताबिक वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि जैसे ही हम इस युद्ध को भारत की ज़मीन पर ले जाएँगे, भारत घुटनों के बल आ जाएगा, वो ज़मीन पे आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उस पर थी, और उनका कहना ये है कि भारत ने डर के मारे पहले अमेरिका को कहा और फिर वो समर्पण किया उसने। वो उनके लोगों को पूरा यकीन है। एक छोटा-सा ये है, ये डॉन का है, और जो है वॉर टिल विक्ट्री, ये उस दिन का है जब पाकिस्तान युद्ध हार चुका था 1971 का। उस दिन जब भारत के सामने नियाज़ी ने रिवॉल्वर निकाल के रख दिया था, और उनके 77,000 फौजी और 12,000 जो साथ में एडिशनल स्टाफ था, उन लोगों ने पैंटे उतार कर
टांग दी थी। उस वक्त भी वहां ये था कि वॉर टिल विक्ट्री, और वहां के जो जनरल हैं वो ये बता रहे थे कि हम जीत रहे हैं। लेकिन उसमें ये एक बड़ी चीज है कि पाकिस्तान के पास ये नैरेटिव इस वक्त वहां ज्यादा उससे हो रहा है, और वहां सवाल खड़े नहीं हो रहे इस समय, ये भी है। जबकि सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले तक वो अपनी सरकार को कोसने पर आ चुके थे। आज वो वापस उस फ्रेंजी मोड में अगर आ रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो उसके पीछे भारत का इस पूरे सीज फायर या अंडरस्टैंडिंग जो भी कहें, वीरेंद्र सर ने कहा कि ये क्यों कहा जा रहा है, तो वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बातचीत हुई है, डीजीएमओ ने कॉल किया है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर सीज फायर ही था तो फिर वो उसकी वॉर की जरूरत ही नहीं थी, फिर ये अटैक भी नहीं होने चाहिए थे। सीज फायर वायलेशन था, तो तभी वो उस पर अंडरस्टैंडिंग वापस हुई है। तो वो अंडरस्टैंडिंग जिस तरह हुई है, जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको अनाउंस किया, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, ये बहुत सारे इफ बट हो सकते हैं, लोग उससे खुश हो सकते हैं, लोग उससे नाराज भी हो सकते हैं, चाहे इस पर सच, लेकिन सच कभी बदलता नहीं है। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके दो डीजीएमओज बात कर रहे थे और कोई बाहर का आदमी शामिल ही नहीं था, तो उसको फोन करके किसने कह दिया, पहला ट्वीट उसने कैसे कर दिया? तो अगर विपक्ष आज ये सवाल उठा रहा है, तो उसके सवाल के पीछे एक धार है कि साहब वहां कैसे पता चला। क्योंकि देखिए, 1972 का एग्रीमेंट हो या भारत का एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है कि भाई हम किसी तीसरे को इसमें मध्यस्थ नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि आप अगर वहां सब इस समय गौर करेंगे, तो उनको ये खुशी है कि अब कश्मीर का इशू जो है इंटरनेशनल फोरा पे दोबारा उठेगा, क्योंकि कश्मीर को लेकर बात हुई है, और कश्मीर को लेकर जब उसने उस ट्वीट में ये इस्तेमाल करना ट्रंप का, ये इससे पहले भी कोशिश कर चुका है। ये ऐसा नहीं है कि जब पहले फर्स्ट रिजीम में भी कश्मीर को मध्यस्थ होने की या हम बात करने की, अमेरिका की बड़ी दिली इच्छा है कि वो एक बंदर की तरह दो बिल्लियों के बीच में लड़ाई के वक्त सब कुछ खा ले और बिल्लियों के हाथ में कुछ ना आए, उसकी एक पर दिली इच्छा। पर धीरेन्द्र जी, इनको तो ये भी पता नहीं है कि कश्मीर समस्या कब से है। वो 1000 साल पुरानी बता रहे हैं। नहीं, और देखिए, और दरअसल आप एक बयान उनका आ गया कि 1500 साल पुरानी, यानी ये इस्लाम से भी पहले की समस्या डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को हमको अभी देखिए, एक तो बात आप जान लीजिए कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप को आप कह दीजिए उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन अगले 4 साल तक उसी से आपको बार बार रब्ता करना है, उसी के साथ आपको बात करनी है। वो जो है हर एक चीज बड़े लेवल पे करने की, उसको ये आदत है, ये कोई वो नहीं है, क्योंकि उसके पास ये नहीं है कि नहीं होगा ये सारी जानकारियां, लेकिन वो कि 1000 साल पुरानी समस्या ट्रंप ने हल कर दी है। ये है ट्रंप ने, उसको इतने दिन से एक मौका नहीं मिल रहा था। वो एक पूरा जो ग्रेट अगेन बनाने वाला, अमेरिका को मागा वाला जो था, वो जो आइडिया है, वो हर चीज आप देखोगे मेगलमैनिक किया है, उसके अंदर ये है कि हर चीज बड़ी दिखाई जाए। तो वो उन लोगों को ये बताना चाहता है, क्योंकि अभी हम लोग वाकई ताकत हो गए हैं, अभी हम लोगों को वाकई लोग जानने लगे हैं। लेकिन 96 का 94 का वीरेंद्र जी आराम से बता सकते हैं कि वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट जो चुनाव लड़ रहे होते थे, डिबेट में नक्शे पे हिंदुस्तान को पहचान नहीं पाते थे, जबकि 71 में आपने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। वहां के ज्यादातर लोगों के लिए इंडिया कोई एक अलग देश था जिसके बारे में उनके जानकारियां नहीं थी। तो इसीलिए वो अगर 1000 साल लिखता है तो वो उसको एक जार्गन के तौर पर लिख रहा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उस आदमी ने भारतीय जो एक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट की जो लीडरशिप ने जो एक शानदार, मैं फिर कहूंगा 7 तारीख का जो अटैक है, दैट इज वेरी स्पेक्टेकुलर। मतलब मैं ये कहूंगा हिंदुस्तान के हाल फिलहाल के इतिहास में इतना शानदार ऑपरेशन बहुत रेयर, और पूरी दुनिया के एंटी टेरर ऑपरेशंस में ये एक शानदार मिसाल होगी। लेकिन उसकी उस श्रेय को उसने छीन लिया, और ये सरकार अब डिफेंसिव है। ये आज जो 3 सेना अध्यक्ष आपको बताने आए थे, वो आप कल से ही जानते हैं, उनमें कोई नई चीज आपने नहीं बताई होगी, वो फोटोग्राफ्स भी वो रिलीज कर चुके थे। आज एक अच्छी बात जो डीजीएमओ ने कही है, और वो मुझे नहीं लगता उसका कल बहुत मायने रहेंगे, क्योंकि वो डीजीएमओ से सब बातें हो चुकी हैं। वो जो उन्होंने कहा कि साहब हम कल बात करेंगे, तय करेंगे, ये उसमें कल तक देखेंगे, ये बस एक संतुष्टि की बात ये कह सकते हैं आप कि लोग जो हैं ये मान रहे हैं कि हाँ, हमको
अगर हमारे पे अब वो अटैक करेगा, देखिए आप कल की पोजीशन समझिए। देखिए बहुत सारे लोग अच्छा उसको इस तरह नहीं देख रहे हैं। कई बार ओंकार जी सच कड़वा लगने लगता है ना, और बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं हम इसमें कुछ जोड़ देंगे। याद होगा आपके साथ हम लोग बात कर रहे थे बंगाल वाले पे भी, कि हमने कहा ये लोग हट गए, इन दोनों ने जो फैसला लिया है उसका नुकसान होगा। अल्टीमेटली ये उस दिन की बात है जब हम लोग वहां से लौटते थे पहले चुनाव के। तो मैं उसको इस तरह कह रहा हूं कि कल रात अगर आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन पर हम अटैक कर सकते हैं, और उस डॉक्ट्रिन का कोई मतलब नहीं, वो पहले भी आप कर सकते थे, आपने उस डॉक्ट्रिन के बिना भी अटैक किया है। भाई आपने 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, उस डॉक्ट्रिन के बिना भी कर दिया। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें साइन करा के आप किसी से लाए थे। तो ये जो कल रात भी पाकिस्तान ने अटैक किया है, पाकिस्तान के ड्रोन ने वायलेट किया है, यानी लास्ट वायलेशन उनका था, आपका नहीं। उसके बाद आपने नहीं बताया, आपके किसी सेना ने या उससे मैंने नहीं सुना कि हमने कल रात के बाद उनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया और हमने ये उड़ा दिया। नहीं, उन्होंने उससे पहले की बात की। तो ये कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं है और यह बहुत है, मैं कह रहा हूं कि 7 मई को हम लोगों को भंगड़े डालने वाली स्थिति थी। हम लोग बहुत शानदार स्थिति में थे। अभी भी हमारी सेना ने बिल्कुल साफ कहा है कि उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। जो पहलगाम के बाद हमको बदला लेना था वो हुआ, लेकिन बीच में इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने जिस तरह से आकांक्षाएं जगाई थी और जिस तरह से पाकिस्तान का रिएक्शन था, बाद में जनता की इच्छाएं कुछ और हुई। और मैं ये नहीं कहता कि जनता की इच्छाएं बहुत सही तरफ जाती हैं, क्योंकि हमको कमांडर पर यकीन करना होता है। युद्ध का मतलब होता है कि वन वे, जो उसने कह दिया वो हार हो या जीत हो, हमको फॉलो करना होता है। लेकिन सवाल आपस में किए जाते हैं, लोग वही सवाल करते हैं जो आपके पीछे खड़े होते हैं। तो उनमें एक सवाल ये जरूर है, कल की बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे लगता है वीरेंद्र जी से मुझे ये समझना भी होगा कि कल आपकी जो पूरी बीजेपी जब से वो आती है तब से आज तक सेकुलर वर्ड पर वो हल्ला मचाती है। वो कहती है सेकुलर शब्द संविधान में इंसर्ट किया गया, सेकुलरिज्म कोई नहीं है। उनके प्रवक्ताओं को अभी अगर आप कहेंगे तो 1000 बयान टाइप करके निकाल सकते हैं, तमाम लोग जो सुन रहे वो भी निकाल लेंगे। लेकिन वो कल कर्नल सोफिया चौधरी उस शब्द पर स्ट्रेस देती है कि सेकुलर स्टेट है। वो ये बोलती है कि मस्जिद हमने नहीं गिराई, कोलेटरल डैमेज है, पूरी दुनिया में होता है। दरअसल ये कोई आंख बंद करके अमृत पी लेने वाली कहानी नहीं है। और चूंकि अगर आपने 71 के वार में भंगड़े डाले होंगे 72 में, तो फिर उसके बाद जब टेबल पे हार गए होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। आज के वक्त भी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आप लास्ट हमला किसका था, इससे आप अंदाज लगा लीजिए। बस मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने रात में आपके 12 बजे विक्रम मिस्त्री आके बता रहे हैं कि वायलेशन किया और हम अपील कर रहे हैं, आपने अपील की है ना, वो तो लास्ट अपील आपकी है, उनकी नहीं है। उन्होंने वायलेट किया है, आप तो बार बार कह रहे हैं हमने प्रिसीजन किया, तो उनको तो नहीं करना, वो तो आपके मिलिट्री रिलेशन पर अटैक कर रहा है, सिविलियन स्टेज पर अटैक कर रहा है। उसने ये इस्टेब्लिश किया। देखिए मैं जो पहली बात पर आपके सवाल पर वापस आता हूं, वहीं खत्म कर रहा हूं कि उनके पास आज नाचने के कारण है। आप जीत के भी, आप जीत की दहलीज पे आ गए। देखिए ब्रह्म चेलानी को आप कुछ भी कहिए, एक लंबे समय से उनका स्टैंड एक है। उसने कहा कि आपने जीत के मुंह से हार छीन ली है। वीपी मलिक, जनरल वीपी मलिक, जिनकी मतलब कारगिल में कैसे आए थे वो तो अलग बात है, उस पर बहुत सारी कहानी हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आने वाले समय में सवाल पूछे जाएंगे कि हमको इससे क्या हासिल हुआ। मनोज नरवाणे आपने देखा, कम से कम ये भी कमांडर ही रहे होंगे, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी होंगी। तो सवाल आ रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे भाई। नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मुझे मालूम है, मैं तो ये जानता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई उनके सवालों को आप पाकिस्तान के किसी आदमी के सवाल थोड़े ही कह देंगे। वो कल तक आपके साथ खड़े थे, याद कहा था मनोज नरवाणे का ही तो वो था कि फिल्म अभी बाकी है। तो इसीलिए कुछ सवाल हैं, उनको जवाबों को मुझे लगता है आने का समय पाकिस्तान। इससे एक बड़ा चीज मुझे लगता है ओंकार सर, जो मैं मुझे देख रहा हूं, मैं इस तरह से मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, एक पत्रकार हूं, जिस तरह से सोचता हूं उस तरह बता रहा हूं कि एक चीज आपने तय कर दी है कि अगले कुछ समय बाद ही, ये 4-5 महीना भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अता हुसैन तो यही कह रहे हैं कि 5-4 महीना होगा। लेकिन आपने उनके अंदर एक ताकत भर दी है। जो आतंकी 7 मई के बाद ये सोच चुके थे कि भारत देश के पाकिस्तान के किसी भी कोने में उनको मार सकता है, वो आतंकी आज के डेट में ये कह सकता है कि पाकिस्तान का एटम बम उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है और भारत यहां तक आके वापस जाएगा।
एक बड़ी चीज है और ये उनको ताकत दे सकती है, क्योंकि फालसूट में आप बटन दबा के मरने से पहले आप सोचते हैं ना कि बटन दबाने वाला फिदाइन, ऐसा तो है नहीं कि वो उसको मालूम नहीं कि वो पहले मरेगा, आप तो बाद में, अगर वो हमारे पे हमला कर रहा तो हम तो बाद में मरेंगे ना, पहले तो अपनी बेल्ट दबा के। तो उसके लिए एक नैरेटिव करना होता है। उस नैरेटिव वॉर में आज पाकिस्तान मुझे लगता है कामयाब रहा है। असीम मुनीर से लेके तमाम लोग, आप सड़कों पर जब उनकी फौज जा रही है वो विजुअल आ रहे हैं, लोग उनको फूलों से नहला रहे हैं। ये एक झूठ में जिंदा हो सकता है एक देश, वो एक देश पागलों का देश हो सकता है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज उनके पास ये कहने का कारण है कि हमने हिंदुस्तान पर लास्ट तक हमला किया, लास्ट हमला हमारा है, हिंदुस्तान का जवाब है। जी ये नैरेटिव हारने के बाद पाकिस्तान ने 65 में भी बनाया था, 71 में भी बनाया था, कारगिल में भी बनाया था। ये जश्न तो वहां हर बार मनाए जाते हैं मुंह की खाने के बाद। तो क्या हम ये मान लें कि हमारी सेना हार गई है और उनकी सेना जीत गई है? अगर हमारी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही है, पूरी दुनिया को बता रही है, केवल भारत में ही प्रसारण नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि हमने उनके 10 एयर बेस तोड़े हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं, उनके 40 अफसर और सैनिक मारे गए हैं, सर और 52 संख्या है, 52, 52। हाँ, और उनके 9 आतंकवादी अड्डे तोड़ दिए हैं, तबाह कर दिए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए हैं। तो उसके बाद हम ये कैसे एक्सेप्ट करें कि जो नैरेटिव पाकिस्तान सेट करने की कोशिश कर रहा है वही सही है? जी वीरेंद्र जी। सर देखिए, बीजेपी की ये एक समस्या रही है, जो भारत की समस्या है कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए नैरेटिव वॉर लड़ना शुरू से कठिन रहता है, हमेशा रहा है पिछले 11 साल से। लेकिन कल की स्थिति को, जैसे मैंने पहले कहा, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने जो है माहौल को बिगाड़ दिया, लेकिन उसको ठीक करने में सरकार को 24 घंटे लगे हैं और समय लग सकता है। जो इस्लाम में और इस्लाम के नाम पे जिहाद, ये दो अलग चीजें हैं। जब आप इस्लाम को पॉलिटिकल टूल बनाते हैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो उसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। और जब आप इस्लामी जिहाद की राजनीति आप करते हैं, तो आप ये बताते हैं कि दुनिया में मुसलमान सबसे ऊपर है, हम सबसे बड़े सुप्रीमेसिस्ट हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम दुनिया में जिसको चाहेंगे मट्टी में मिला देंगे, धूल में मिला देंगे। तो इस तरह की जब राजनीति होती है, तो इस तरह का देश, इस तरह की राजनीति, इस तरह की सेना लोगों को एक हमेशा हमेशा जो है मजहब के गहरे नशे में रखती है, और झूठ ही झूठ चलता है। अब तो पाकिस्तान के लोग बड़ी संख्या में बसे हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और दुबई में और देशों में। वो अपने देश के लोगों को संदेश भेज के बता रहे हैं कि आपकी सेना, आपकी आईएसपीआर, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन झूठ बोल रहे हैं। एक भी जो है फाइटर जेट इंडिया का नहीं गिराया गया है, आपके सारे एयरबेस तबाह हो गए हैं। तो ये जो तो और पाकिस्तान सेना ये भूल जाती है कि जब आप मजहब की इतनी गहरी डोज अफीम देंगे लोगों को, तो ये बताएंगे हमने हर मोर्चे पे फतेह हासिल की है और हमको $1.5 बिलियन का लोन मिल गया आईएमएफ से। वो लोन केवल आपके लिए 10 दिन काम आना है। आपका मंथली जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2 से $2.5 बिलियन के बीच में है, यानी आपका आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। तो जब आपको हर महीने $2.5 बिलियन का डेफिसिट है, तो अगर $1.5 बिलियन अगर आपको मिल गया, तो कौन सी बड़ी भारी आपकी उपलब्धि हो गई है। लेकिन इसको भी आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और वहां पे आप लड्डू बांट रहे हैं। तो इसका अंतिम परिणाम ये निकलेगा कि ये सेना अब के ऊपर दबाव होगा कि ये फिर से भारत के ऊपर कोई पंगा ले, कोई हमला करे और कोई प्रोवोकेटिव कार्रवाई करे। और इस घटना के बाद से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक गहरी फॉल्ट लाइन बन गई है, एक विभाजक रेखा बन गई है, जिसके ऊपर और कल देखा आपने किस तरीके से शहबाज शरीफ जो है अपने आर्मी चीफ को मक्खन लगा रहा था और क्या तारीफें कर रहा था
यहाँ उल्टा हो रहा है कि आर्मी की भी मक्खन लगा रहा है आदमी को। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर अपने सेना का मनोबल बढ़ाने की बात करता है, ये सामान्य बात है, लेकिन वो तो ऐसे बोल रहा था कि जैसे कोई वो कार्यकर्ता है और जनरल मुई उसका बॉस है। तो पाकिस्तान में इस समय पॉलिटिकल की स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। बलूचिस्तान का मामला उनका गंभीर बना ही हुआ है। तालिबान से उनका जो है उनका विवाद चल ही रहा है। तो उनको 3 मोर्चों पे लड़ना है, बलूचिस्तान से, तालिबान से और भारत से। और भारत से वो इतनी ज्यादा चोट खा गए हैं, उनको कई हजार करोड़ रुपए तो केवल अपने जो एयर बेसेस को रिपेयर करने में और दोबारा काम लायक बनाने में लग जाएंगे। उनका पूरा पूरा जो ड्रोन का बेड़ा जो उनको टर्की से मिला था, वो पूरा का पूरा तबाह हो गया है। उनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो गई है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसी महीने ही आप देखिएगा बड़ी घटना होगी पाकिस्तान आर्मी की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को ये झूठा जो इम्प्रेशन है, जो माहौल ये बनाए रखना है कि हमने भारतीय सेना के ऊपर हमने फतेह पा ली है, हमने उसको बहुत गहरी शिकस्त दी है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो ये वार जीतेंगे। तो ये सारा झूठ पे उनका पूरी जो 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 उनकी पूरी इमारत झूठ पे खड़ी है। तो उसमें हिंसा का नया दौर आना सुनिश्चित है, इनग्रेन्ड है, उसमें वो शामिल है उस पैकेज में। जी, मैं अभी जो धीरेन जी ने 3 लोगों का उल्लेख किया था उनके बयान पढ़ रहा हूँ। जैसे मनोज नरवणे ने क्या कहा है अपने मैसेज में, एक मिनट। मनोज नरवणे ने कहा है, सोशल मीडिया पर इन्होंने लिखा कि समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। इनका ये बयान है। ब्रह्म चेलानी का क्या बयान है? इन्होंने कहा है कि जीत को हार में बदल देना भारतीय राजनीति की पुरानी परंपरा रही है। इन्होंने 1948 का जिक्र किया, 54 का जिक्र किया, 60 का जिक्र किया, 66 का जिक्र किया, 72 का जिक्र किया, 2021 का जब लद्दाख में चीन वाला मसला था, और 2025 ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। वीपी मलिक ने कहा कि साहब इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। क्या इनको जवाब देना इतना मुश्किल है धीरेन जी? अभी जो मैंने बताया या सेना ने जो बताया कि 4 दिन में हमने क्या किया, 7 अक्टूबर को आप खुद कह चुके थे कि 7 अक्टूबर में जो कार्रवाई हुई है वो ऐसी कार्रवाई थी कि इनके 53 कांप गए थे, और सभी ने उसकी तारीफ की कि पिन पॉइंट आपने आतंकवादी केंद्रों पर अटैक किए हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि जिन्होंने भी एडवर्स टिप्पणियां की हैं इतनी बड़ी कामयाबी के बाद, कि उनके 40 अफसर और जवान मार दिए, उनके एयरबेस तबाह कर दिए, एंटी एयर सिस्टम तबाह कर दिया, और 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए। इससे आगे ये लोग क्या चाहते हैं भारतीय सेना से? दरअसल इन सब के जो सवालों का केंद्र है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि 7 तारीख के बाद इस सरकार के पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। इस सरकार ने इस लड़ाई को, या ये कोई लड़ाई ले जाना, क्योंकि जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ तो उस समय जो लेफ्टिनेंट जनरल सूद हुआ करते दिल्ली से जो थे, उन्होंने पूछा था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। ये पूरा उन्होंने किताब भी लिखी है, सूद साहब की किताब है ऑपरेशन पराक्रम पर जो मूवमेंट हुआ था सारा। तो उन्होंने उनसे पूछा था कि आपका हम लोगों को करना क्या है? तो वाजपेयी जी ने कहा था कि आप सीमा तक पहुंच जाइए, फिर बताते हैं, सोचते हैं। तो ये सवाल जो है, जब आपका वॉर शुरू हो जाता है तब आप ये सोचते नहीं। तब आप अगर उस वक्त, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो उस चीज को खुद ही कह रहा हूं कि जो 7 की तारीख की कार्रवाई है मई की, वो नहीं मिलेगी मिसाल। आपने प्रिसाइजली किया है, बहुत शानदार किया है। लेकिन जब ये एस्केलेशन हो गया तो उसके बाद लोगों को ये लग रहा था, लोगों का, फिर मैंने कह रहा हूं कि वरना तो इतने सारे आपके पास भी ये नहीं आते,
ये जरूरी नहीं सारे कांग्रेस के ही लोग हों, और कांग्रेस के लोग भी साथ में खड़े थे, चाहे वो आप उसका मीमांसा नहीं कुछ भी नहीं, कर सकते मैंने मैंने कांग्रेस का नाम लिया ही नहीं है। हैं। नहीं मैं नहीं, ये कह रहा हूं कि जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, हाँ, वो मैं उन्हीं चाहते वो चाहते क्या थे आखिर? मैं वो उन्हीं का क्या ये चाह रहे थे? मैं भी उन्हीं का ये बताना चाह रहा हूँ कि उनको ये उम्मीदें हो गई थी कि पीओके जिसको इतनी बार प्रधानमंत्री से लेके राजनाथ सिंह से लेके और इस देश के जो राज्य के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिनको ये कहा जाता है कि नए वो होंगे, वो भी 25 बार ले चुके पीओके को। तो उन लोगों को ये लग रहा था कि जो सरकार जिसने कहा कि हम वो मिट्टी खत्म कर देंगे, और जिस राजनाथ सिंह ने कहा कि हम आपकी इच्छाओं के मुताबिक करेंगे जो आप चाहते हैं, तो उन लोगों को लग रहा था कि इस बार विष बेल क्या है? आपको लग रहा है कि आतंकी विष बेल है? अगर आप ये मान रहे हैं तो फिर तो ये ऑपरेशन खत्म हो गया, फिर हिंदुस्तान को जरूरत नहीं, फिर ये मान लेना चाहिए अब अटैक नहीं होंगे, क्योंकि आपने यही कहा था, इसी के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। तो फिर ये भारत को और आप तमाम लोगों को सबको ये ठोक के लिख के देना चाहिए कि अब हिंदुस्तान पर कोई अटैक नहीं होगा, ये ठीक है कहना चाहिए। धीरेन जी, इसी पर मैं टिप्पणी लेता हूँ। वीरेन जी, एक तो इसी युद्ध के दौरान जो भी झड़पें हुई हैं, इसी के दौरान भारत ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है और ये कहा है कि एक भी आतंकवादी हमला जी, हुआ हाँ, तो हम थ्रेशोल्ड। उसे युद्ध मानेंगे। नंबर दो, ये पहलगाम की जो घटना हुई थी, उसके आलोक में ऑपरेशन सिंदूर था, ना कि ऑपरेशन पीओके था। नंबर तीन, जब ये 7 तारीख की घटना हुई, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जो हम पर अटैक करने शुरू किए, हमारे नागरिक ठिकानों को, हमारे धर्म स्थलों को निशाना बनाया, हमारी सेना के एयर बेस को निशाना बनाया, उसके बाद हमने प्रतिकार किया है। तो क्या हम पाकिस्तानी सेना के वार पर प्रतिकार ना करते? और अगर युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी 7 मई की कार्रवाई, या पाकिस्तानी सेना ने जो कुछ किया उसके बाद फिर हमने जो किया? अभी जो धीरेन जी कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है कि 7 तारीख को जो किया वैसा कभी हुआ नहीं, ये पिन पॉइंट वहां पर अटैक हुए, लेकिन जो 10 एयर बेस तोड़े उनके, जो बाकी की कार्रवाइयां की हैं, ये भी तो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, एक तो बड़ी समस्या ये है कि भारत के अंदर जो बैठा हुआ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है, यहाँ की सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां, दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो खुलेआम कह रहा है कि साहब आप पाकिस्तान से वार्ता कीजिए, डीएस्केलेट कीजिए, टेंशन कम कीजिए। और लखनऊ के कुछ लोग जो है आज गौरव आर्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि साहब उसने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में अनपार्लियामेंट्री शब्द कैसे बोल दिया, क्या क्या बोलू। तो एक तो समस्या ये है कि जो जनरल बिपिन रावत कहते थे कि 2.5 फ्रंट है, चाइना और पाकिस्तान और आधा इंडिया के अंदर बैठा है, ये आधा नहीं है, पूरा है। और वो तो अलग बात है कि अब सरकार का जो 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 फैसला था और जो कार्रवाई थी वो इतनी निर्णायक थी और इतनी प्रभावी थी कि सबकी बोलती बंद हो गई है। लेकिन जैसे ही उनको मौका लगेगा वो वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। जहां तक जनरल नरवाने की बात है, मेरा मानना जनरल नरवाने का जो जो स्टेटमेंट है वो कल शाम को 5 बजे के डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद भारत सरकार की घोषणा को लेके के आधार पे है। और उस ट्वीट में इस बात को अकाउंट फॉर नहीं किया गया है जो देर रात में भारत सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जैसा मैंने पहले कहा कि सारा भ्रम ट्रंप के बयान से आया है। अगर भारत सरकार और भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बात हुई और अगर भारत के और पाकिस्तान के लीडरशिप ने ये फैसला किया कि हम जो है अभियान को रोकेंगे, तो ये फैसला के इसकी घोषणा दिल्ली और इस्लामाबाद में होनी चाहिए थी। ये घोषणा हो रही है वॉशिंगटन में। समस्या यहाँ पैदा हुई है। तो और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें चाइना का भी दबाव था, अमेरिका का भी दबाव था। दोनों देशों की जो हथियार कंपनियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर थी। सारा का सारा जो ड्रोन सिस्टम था टर्की का वो फेल हो गया, चाइना का फेल हो गया, चाइना के सारे फाइटर जेट फेल हो गए और अमेरिका के F-16 किसी काम नहीं आए, खिलौने बन के रह गए। तो ये मामले को उलझा दिया गया है केवल। और इसका हमें ये सतर्क रहना चाहिए कि भारतीय सेना का, भारत इंडियन आर्म फोर्सेस का और आम जनता का मनोबल पे इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और मेरा मानना इसी सबको ध्यान में रखते हुए आज आज भारत सरकार ने
विदेश मंत्री की जगह भारतीय सेना के जनरल्स को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारा है। उन्होंने खुल करके सारे प्रश्नों का जवाब दिया और उन्होंने विस्तार से ऑपरेशनल डिटेल्स उन्होंने बताया क्या क्या एयरफोर्स ने किया और वीडियोस और फोटोग्राफ भी जारी किए। तो इस समय इस भ्रम को साफ करने की जरूरत है, इस भ्रम को और उलझाने की आवश्यकता नहीं है। जो जनरल साहब ने कहा वो कल के कॉन्टेक्स्ट में था और मेरा ख्याल है कि आने वाले 2 दिनों में या नेक्स्ट 24 आवर्स में ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मैं एक जो अभी धीरेन्द्र जी ने एक चर्चा की थी कांग्रेस की, मैं देखिए कांग्रेस ने आज क्या किया है। कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है, इंदिरा होना आसान नहीं। हाँ, ये सुबह से काम चल रहा है। और राहुल गांधी ने कहा है कि स्पेशल सेशन बुलाओ, यानी स्पेशल सेशन में ये रायता बिखेरना चाहते हैं। ये मोदी तो पाकिस्तान का डीप स्टेट है, यही डीप स्टेट है पाकिस्तान का। तो हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो कितना जिम्मेदार है। 71 की स्थितियां परिस्थितियां क्या थी ये किसी से छिपी हुई नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है सर। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये लोग 1971 की बात तो करते हैं। मैंने कल के शो में भी कहा था कि इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना किसी शर्त वापस क्यों कर दिया था, और वहां की जेलों में जो हमारे कैदी पड़े हुए थे उनमें सैनिक भी थे, उनकी शर्त क्यों नहीं रखी। और जो जीता हुआ जी धीरेन्द्र जी, देखिए एक बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इंदिरा गांधी को वो कंपेयर करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये एक पॉलिटिकल दांव जरूर हो सकता है लेकिन हकीकत नहीं। 1936 में जेसी ओवेंस ने आपको याद होगा उस मतलब वीरेंद्र जी को बहुत शौक है खेलों का, तो 4 मेडल गोल्ड मेडल जीते थे और जो रिकॉर्ड बने थे तो वो महान खिलाड़ी था। जेसी ओवेंस पूरी दुनिया के स्प्रिंट फील्ड में महान खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि जो कार्ल लेविस ने 4 जीते हैं हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो बहुत रिकॉर्ड बहुत टूट चुका। वो तो 10 सेकंड के बाहर कर रहा था और यहाँ 9.59 सेकंड तक का आ चुका है 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। उस वक्त की महानता उस वक्त के समय के लिए थी, वो अभी इससे कंपेयर नहीं हो सकता। अब ये दुनिया अलग है। 1971 में जब आप वॉर कर रहे थे, रशिया ने अपना बेड़ा 7th बेड़े के मुकाबले भेज दिया था, जो एंटरप्राइजेस भेज रहा था वो, और उसने धमकी दी थी। तो उसने कहा था हमारी पनडुब्बियां हिंद महासागर में आएंगी। तो एक आपके साथ एक महाशक्ति खड़ी थी। चाइना इतनी बड़ी हैसियत का नहीं था कि वो सिवाय समर्थन के अलावा बहुत कुछ दे पाता। तो इसीलिए 1971 में एक लड़ाई है। और दूसरा आप ये सोचिए उस समय आपकी एक मजबूरी भी थी क्योंकि आपके यहाँ 1 करोड़ शरणार्थी त्रिपुरा, बंगाल, पूरा पूर्वोत्तर पूरा का पूरा वहां भर चुका था। आपके संसाधन पूरे हो रहे थे, आप एक वॉर में जा रहे थे और उसमें भी पाकिस्तान उस वक्त लड़ रहा था जब देश के हिस्सा एक टूटने के लिए खड़ा था। आज अगर आप मैं बलूचिस्तान या तमाम चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा आज ही मैंने देखा खैबर पख्तूनख्वा के लोग हाथ में लॉन्चर वॉन्चर लेके वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह 91। तो आप, मैं उस समय भी कह रहा था, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि एक चीज तो है कि भारतीय लीडरशिप के सामने ये सवाल जरूर था सर कि आखिर हम अगर इनको जीत भी लेते हैं तो करेंगे क्या इनका। अगर हम टुकड़े कर देंगे तो ये अगला ढाका क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि तो फिर खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वो बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा। तो ये आज अगर 71 से इंदिरा गांधी से वो प्रधानमंत्री मोदी को कंपेयर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। और इसका सिर्फ इस्तेमाल भारत की राजनीति में होना है। अभी उस पर बहुत सारे वो चलेंगे और मीम्स चल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये सब तो चलते रहेंगे। और पाकिस्तान से जो मीम्स की बाढ़ आ रही है वो अद्भुत है। वो तमाम लोग नाच नाच के दिखा रहे हैं कि देखिए हम कराची एयरपोर्ट तबाह हो चुका। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी लिखा है कि अब हमारे टीवी चैनल, मतलब हिंदुस्तान के टीवी चैनलों को हमारे 11 शहर जो उनके कब्जे में उनको वापस कर देना चाहिए क्योंकि वो जो है वरना तो हम लोग पूरे इस्लामी वर्ल्ड में ये खबर चली गई है कि इजराइल से बड़ा मुसलमानों का दुश्मन भारत में पैदा हो गया है। और ये कह रहे हैं, और ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जैसे हमला किया था बिल्कुल वैसे ही हमला पहलगाम में हुआ था।
इजराइल को जो काम करने में 2 साल लग गया, इंडिया ने 3 दिन में कर दिया। पाकिस्तान जो है उनके लिए सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है आफ्टर टर्की, तो पाकिस्तान का भूसा भर दिया 3 दिन के अंदर। तो अब आप जो है किसने क्या, जो पार्टी पिटती है वो केवल विवाद खड़ा करती है ताकि जो उसकी पैंट उतरी है वो बात छुपी रहे। अरे भाई, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण तो राहुल गांधी का है। 90 से ज्यादा चुनाव हार चुका है, अगला 3 लोकसभा चुनाव हार चुका है, और हर बार कहता है कि ईवीएम की वजह से हम हार रहे हैं। तो एक और काफी ताकत जो है दुनिया में उभर गई है, ये मैसेज नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया को दे दिया है। लेट इट बी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। अब छोड़िए वो जो है क्या था सीज फायर, अब ये सब बातें, और ये जो हमारा संकट जो पैदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से, इसका भी हल पाकिस्तान से आएगा। ये जाहिल कौम है पाकिस्तानी, ये लोग जो है 2 हफ्ते से ज्यादा चुप बैठने वाले नहीं है, ये फिर कूदेंगे और फिर मार खाएंगे। वैसे तो आज सर मैं नोट पे खत्म करूंगा, जो नोट अगर आपके पास सवाल होगा लगे, नहीं तो आप खत्म भी कर सकते हैं। उसने कहा, जब पूछा गया सवाल डीजीएमओ साहब से, मतलब हमारे घई साहब से, कि कल आप किस समय बातचीत कल होगी, तो उन्होंने कहा अभी रात बाकी है। तो रात अभी बाकी है। और वायु सेना ने कहा है कि अभी ऑपरेशन खत्म हुआ नहीं है, तो ये संकेत। जी हाँ, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और बहुत ही सार्थक चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।